गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है अम्ल क्षार कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड और बेस कंसेप्ट चूँकि आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन अपन सेकेंड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एक यूनिट में दे रखा आपकी सिलेबस के पॉइंट से भी। तो आज हम एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। एसिड बेस कंसेप्ट में देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास आता है कि एसिड है क्या। ये आप शुरू से देख रहे हैं कि खट्टापन जिसमें जो होता है वनस्पति के साथ जो क्रिया करता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन है, जिसमें प्रोटॉन देने लेने की क्षमता, ये सारी चीज़ें उसमें क्या आती हैं, एसिड की ओर इंगित करती है हमें। तो यहाँ पे आज हम एक तो आर्नियस की कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रोंस्टेड ल्योरी कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद हम देखें लक्स फ्लड थ्योरी, जो कि आपके लिए एक नया होगा। लक्स फ्लड थ्योरी की बात करेंगे, और उसके बाद सोल्यूलाइजेशन और ल्यूइस कंसेप्ट। इन पांचों पॉइंट्स को हम लेते हुए एसिड बेस कंसेप्ट को आज हम शुरू करेंगे। तो आप देखिए, एसिड बेस कंसेप्ट में जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, आर्नियस का कंसेप्ट। आर्नियस ने क्या किया, 1894 के अंदर हाइड्रोजन को मानते हुए एक युक्ति प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है उसको हम एसिड का नाम दे देंगे, जिसमें OH आयन उपस्थित है उसको हम बेस का नाम दे देंगे। तो इस कंसेप्ट को हम उस बेस पे पढ़ेंगे। दूसरा आज हम लेंगे ब्रोंस्टेड ल्योरी कंसेप्ट भी। इन्होंने एसिड और बेस के लिए हाइड्रोजन की बात नहीं की, इन्होंने कहा प्रोटॉन के रूप में बात की कि जो प्रोटॉन देने वाला है या प्रोटॉन लेने वाला है, यानी प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के बिहाफ पे 1923 के अंदर ब्रोंस्टेड और ल्योरी ने कंसेप्ट दिया था एसिड और बेस का। तो पहला हम कंसेप्ट लेते हैं आर्नियस कंसेप्ट। आर्नियस ने क्या बताया था 1894 में कि वे सारे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ एसिड होंगे जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, HX हम इसको लें तो ये H आयन प्लस X आयन, यानी H आयन की जहाँ बात करें कि सॉल्यूशन की बात करें, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो घुल करके H आयन प्रदान कर देते हैं, सीधा सा डेफिनेशन ये है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड का नाम देंगे। और वे सारे हाइड्रोक्सी यौगिक क्षार बेस होंगे जो जल में घुल करके OH आयन देंगे। फॉर एग्जांपल BOH की हम बात कर लें तो यहाँ पे B प्लस OH, यानी OH आयन जो देंगे, हाइड्रोक्सी आयन जो देंगे जल में घुल करके, वो तो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। और जो H आयन देंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। तो ये एसिड और बेस का कंसेप्ट जो है आर्नियस ने जो सबसे पहले 1894 में दिया था, उन्होंने कहा था। अब आता है कि इसका उदासीनीकरण कैसे करें। उदासीनीकरण का मतलब होता है जब H आयन प्लस OH आयन दोनों मिलकर के, जैसे हम कहते हैं H2O, तो इसका मतलब H आयन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन जब समान है किसी विलयन में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उदासीनीकरण रूप ले लेगा। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण वह प्रक्रम कह सकते हैं जिसमें किसी अम्ल से युक्त H आयन तथा किसी क्षार से युक्त OH आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे HOH का हम डिसोसिएशन भी करें तो ये कह दें फिर H आयन OH आयन, ये एक्वस स्थिति है, ये भी एक्वस एक्व स्थिति में करें। तो जल का स्वतः अपघटन भी इसको हम कहते हैं ऑटोलाइजेशन, स्वतः अपघटन की प्रक्रिया भी कहलाती है, और ये प्रक्रिया कहलाती है इसकी उदासीनीकरण। अब विलयन में आर्नियस के अनुसार चलें तो विलयन में H आयन की संख्या अधिक हो, हम कहते हैं कि प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, या एसिडिक है, ये बेसिक है, तो किसी भी विलयन में जब H आयन की संख्या अधिक हो तो उसे अम्लीय या एसिडिक कहेंगे। और जब OH आयन की संख्या अधिक हो तो उसको कहेंगे हम क्षारीय या बेसिक। अब विलयन में सवाल आता है कि H आयन की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए। तो पहले H आयन के नंबर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसका दो तरीके हैं। पहला है किसी ऐसा पदार्थ डाला जाए जो प्रोटॉन मुक्त करे, फॉर एग्जांपल HCl। तो HCl अगर हम डालेंगे तो क्या आएगा, H आयन प्लस Cl आयन। तो जो प्रोटॉन मुक्त कर रहा है इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, H आयन की संख्या को बढ़ा रहा है। दूसरा, ऐसा पदार्थ डाला जाए जो विलयन से OH आयनों को हटा सके, OH आयन को हटा सके, फॉर BOH का होल थ्राइस प्लस OH आयन। तो क्या हो जाएगा इसमें, BOH का होल फोर, इसका मतलब यहाँ से OH आयन को हटा रहा। तो ये दो तरीके हमारे पास जिस तरह H आयन को बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार से विलयन में OH आयन की संख्या भी हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं, यानी ऐसा पदार्थ डाला जाए जो अपघटित होकर के हाइड्रोक्सी आयनों को मुक्त कर दे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अपघटित होकर क्या बनाएगा, सोडियम आयन प्लस OH आयन। तो नंबर ऑफ OH आयन हाइड्रोक्सी आयन बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हो, बेसिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। दूसरा है ऐसा पदार्थ डाला जाए जो प्रोटॉन से क्रिया करके विलयन से उसकी संख्या को कम कर दे। तो फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, ये प्रोटॉन के साथ क्रिया कर रहा है, इस प्रोटॉन को कम करने के लिए क्या हो जाएगा, NH4 आयन।
तो यहाँ से प्रोटॉन की संख्या कम हो गई तो OH आयन की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कहा कि OH आयन की संख्या बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, H आयन की संख्या बढ़ाने के लिए भी दो तरीके हैं। दोनों तरीके से हम इनको संख्या को बढ़ा सकते हैं। अब आता है अगला इसमें कि स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात की जाए, प्रबलता कैसे ज्ञात की जाए एसिड और क्षार की। तो प्रबलता ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जिनके विलयन में अधिक संख्या में H आयन मुक्त हों, ऐसा विलयन जिसमें अधिक संख्या में H आयन मुक्त हों और जिसके वियोजन स्थिरांक का मान उच्च हो, यानी ये कह सकते हैं सामान्य रूप से हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो आसानी से वियोजित हो जाए, जैसे HCl आसानी से वियोजित होकर क्या बनाया, H आयन बनाया और Cl आयन बनाया। तो जितना आसानी से वियोजित होगा, जितनी अधिक संख्या में वियोजन होगा, वो क्या होगा, उसकी प्रबलता को शो करेगा और जिसकी वियोजन का स्थिरांक भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल है HCl, मैंने कहा कि H आयन प्लस Cl आयन। दूसरी ओर हम लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होकर के CH3COO प्लस H आयन, ये वियोजित हो रहे हैं। वियोजित होने का मान कैसे निकालते हैं, मान लिया Ka, किसका, इसको A मान ले, Ka1, तो वियोजन स्थिरांक क्या आ जाएगा, H आयन कंसंट्रेशन और Cl आयन कंसंट्रेशन अपॉन HCl की कंसंट्रेशन, ये कहलाता है HCl के लिए वियोजन का मान। इसी प्रकार से इसका निकालें, मान लें Ha2 ले दें इसको, तो ये हो जाएगा एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन, H आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये जो मान कहलाता है, यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे कह रहे हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं Ka ग्रेटर देन Ka2, Ka1 ग्रेटर देन Ka2, इसका मतलब प्रबल कौन सा हुआ, ये। तो यहाँ से हम स्ट्रेंथ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं इसका। इसी प्रकार से हम आगे चलें कि जो पदार्थ जल में घुलकर अधिक संख्या में OH आयन दे, मुक्त करे और जिसके वियोजन स्थिरांक का मान भी उच्च हो, उन्हें क्या कहेंगे, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ के रूप में एसिड और बेस, तो वो क्या हो जाएगा, प्रबल बेस। तो अर्थात जो पदार्थ जल में घुल करके कम संख्या में OH आयन मुक्त करे, जिसके वियोजन स्थिरांक के मान कम हो, उनको दुर्बल क्षार कह देते हैं। तो यहाँ कह देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो ऐसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लिया, इसका मतलब क्या हुआ, जो वियोजन आसानी से हो जाए, जिसकी वियोजन की मात्रा ज़्यादा हो, इसका मतलब वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। और जिसमें वियोजित होकर के वियोजन की मात्रा कम हो, या ये कहें कि OH आयन कम निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब वीक बेस में हम एग्जाम्पल और देख लें, KOH हाइड्रोलिसिस, KOH में आपने वियोजित किया तो K आयन प्लस OH आयन में। इसी प्रकार से अमोनिया का ले लें, NH4OH, तो ये वियोजित होकर क्या बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस OH आयन। अब इनके हम स्ट्रेंथ निकाल लें, तो यहाँ इसको 1K से लिया था हमने एसिड के लिए, B के लिए, तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इसको कह देंगे KB2। तो इसका अगर अपन दिखाएं वियोजित, तो अमोनियम आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन। अब दोनों का कंपेयर हम करें तो हम यह कहेंगे KB1 ग्रेटर देन KB2। इसका मतलब ये कैसा हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये कैसा हुआ, ये वीक बेस हुआ। तो जिसके वियोजन की मात्रा कम है वो होगा वीक बेस और जिसकी वियोजन की मात्रा अधिक है वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस रूप में हम स्ट्रॉन्ग और वीक की गणना कर सकते हैं। अम्ल के लिए अब हम PK के रूप में इसको मान लें, PK इक्वल टू होता माइनस log KA, या इसको कहते हैं PKB माइनस log KB। ये हो गया बेस के लिए, ये हो गया एसिड के लिए। तो अम्ल के लिए PKA का मान, आंशिक मान जितना उच्च होगा उसी को वह अम्ल क्या होगा, उतना ही दुर्बल होगा, तो माइनस log KA। ठीक है, तो जितना उच्च होगा मान वो उतना ही दुर्बल होगा। ये जितना बेस का उच्च मान होगा उसके उतना ही माइनस KB के मान के कारण क्या होगा, दुर्बलता दर्शाएगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लें इसका, तो आप देखेंगे दोनों के वियोजन की मान निकाल सकते हैं। HCl वियोजित होकर के H आयन प्लस Cl आयन, और इसी प्रकार से KOH वियोजित होकर के पोटेशियम आयन प्लस OH आयन। तो अब इसको हम ले लें H आयन प्लस Cl आयन प्लस K आयन प्लस OH आयन, तो ये क्या बना देगा, KCl प्लस H2O। अब H आयन प्लस OH आयन वही उदासीनीकरण में H2O। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में कि विलयन से अम्ल व क्षार दोनों गुण नष्ट हो जाएं। विलयन में से एसिड के गुण भी नष्ट हो जाएं
और बेस के गुण भी नष्ट हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, विलयन जो है वो उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रलाइज रिएक्शन जब पढ़ते हैं हम एसिड को बेस से क्रिया कराते हैं तो आप देखते हैं एंड पॉइंट पे उसका पिंक कलर जो चेंज होता है तो वो क्या है, उदासीनीकरण को शो करता है, अर्थात जितने एसिड इसमें थे उतने बेस उसमें शामिल हो गए तो दोनों की संख्या समान हो गई, तो स्थिति क्या आ जाएगी, उदासीनीकरण की स्थिति आ जाएगी। अब देखिए आर्नियस की थ्योरी अच्छी थ्योरी थी, उसके बाद भी क्या होता है, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। आर्नियस ने विलियन का सहारा लिया कि किसी पदार्थ को हम विलियन में जब डालते हैं तो उस विलियन के अंदर एच आयन आ रहे हैं, ओ एच आयन आ रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया। अब उसके अंदर कमी में क्या रहा है, HCl गैसीय अवस्था में आप देखेंगे, विलियन में तो आपने कह दिया कि एच आयन और Cl आयन आ गया, लेकिन HCl गैसीय अवस्था में भी आप देखेंगे कि अम्ल की भांति व्यवहार करता है। गैसीय अवस्था में एक एसिड की तरह व्यवहार, तो गैसीय अवस्था में पता नहीं चल रहा इसका एच आयन निकल आयन, तो यहाँ पे क्या था, वो चीज़ क्लियर नहीं कर पाए। सेकेंडरी दूसरा क्या था इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 दोनों गैसीय अवस्था में है जो कि एक अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ना तो इसमें H आयन है ना इसमें OH आयन है, तो H और OH आयन को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस बेस पे ये भी क्लियर नहीं कर पाए। थर्ड ये था कि कुछ लवणों की अम्ल व क्षार की भांति व्यवहार करते हैं कुछ लवण, जबकि न तो उनमें H आयन है और न उनमें OH आयन है, तो ये उसकी कुछ कमियाँ रहेगी जो उनको हमने हाईलाइट किया। दूसरी थ्योरी जो आ रही है हमारे पास आती है ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट जो 1923 में दिया गया था, इसमें इन्होंने कहा कि विलियन की बात नहीं की, इन्होंने विलियन को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और इन्होंने तस्वीर जो पेश की वो थी प्रोटॉन की तस्वीर। प्रोटॉन को सहारा लेकर इन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि डोनर एक्सेप्टर थ्योरी का नाम इन्होंने दिया, यानी दाता और पाता के आधार पर इन्होंने नाम दिया। विलायक के योगदान इसमें कोई योगदान नहीं था। प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर थ्योरी का नाम भी इसको हम दे सकते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि वे सारे पदार्थ अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, वे सारे पदार्थ कैसे हैं, अम्ल हैं जो प्रोटॉन देते हैं, और वे सारे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षार के बेस पे अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो आप देख पाएंगे, थोड़ा सा आप अगर नोट्स के रूप में भी देखें तो इसको, अम्ल क्षार प्रक्रम में अम्ल से एक प्रोटॉन का स्थानांतरण क्षार की तरफ हो जाता है, यानी प्रोटॉन ने एक जो है वो लिबरेट किससे हो रहा है, अम्ल से हो रहा है और क्षार की तरफ जा रहा है। इस प्रक्रम में उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, एक अन्य अम्ल बनता है जिसको हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड, और एक क्षार बनता है जिसे हम कहते हैं मूल अम्ल का संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस। इसको एक एग्जांपल से आप देखें यहाँ HCl NH3। HCl क्या है, एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, हमने पहले देखा है। NH3 क्या है, क्योंकि लोन पे इसके ऊपर होते हैं तो ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि NH3 ने एक प्रोटॉन इससे एक्सेप्ट किया, इसका मतलब HCl ने प्रोटॉन को दिया, प्रोटॉन दाता का काम कर रहा है, NH3 प्रोटॉन ग्राही का काम कर रहा है। तो NH4+ और Cl- में NH4+ में क्या कहेंगे कि ये NH3 का संयुग्मी क्षार बन गया, NH4 आयन क्या बन गया, NH3 का संयुग्मी क्षार। इसी प्रकार से क्लोरीन आयन जो बना वो क्या बना, HCl का संयुग्मी क्षार है, NH3 का संयुग्मी अम्ल बन गया, ये क्षार नहीं अम्ल बनेगा, और Cl- क्या बनेगा, HCl का संयुग्मी क्षार बन जाएगा। तो यहाँ से प्रोटॉन को यहाँ पे दाता के रूप में कार्य कर रहा है, ये क्षार जो वो एक्सेप्टर के रूप में कार्य कर रहा है। इस क्षार के द्वारा जब प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जाता है और जो उत्पाद के रूप में बनता है उसको हम कहते हैं अमोनिया का संयुग्मी अम्ल। H2O जल का व्यवहार परबल क्षार की उपस्थिति में अम्लीय हो जाता है, जबकि परबल अम्ल की उपस्थिति में क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो ये H2 एक प्रकार से एसिटिक एसिड भी है जो कि दोनों तरह से व्यवहार दर्शाता है। तो ये विलयन के ऊपर निर्भर करता है। देखिए H2O HCl, यहाँ पे वो देखेंगे हम, इसमें H2O में क्या किया, ये HCl से एक प्रोटॉन को इसने अम्ल से क्षार में एक्सेप्ट कर लिया और क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल बन गया H3O+, ये क्लोराइड संयुग्मी क्षार। H2O NH3 की अगर हम बात करें तो अमोनिया फिर वही H2O से एक प्रोटॉन लेकर के संयुग्मी अम्ल की भांति व्यवहार करता है, NH4 आयन बन रहा है, यहाँ पे OH आयन बन रहा है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड के जल अपघटन की बात करें तो अमोनियम आयन प्लस H2O, तो क्या बन गया, अमोनिया आयन H3O+ संयुग्मी अम्ल के रूप में। KCN में देखेंगे तो Cn आयन बन गया, तो यहाँ क्या होगा, प्लस H2 साथ क्रिया करिए वही HCl संयुग्मी अम्ल बन रहा है और हाइड्रोक्सी संयुग्मी क्षार बन रहा है। ये दोनों ही कंसेप्ट इसमें क्या बता रहे हैं अपने को, एम्फीट्रोपिक उभयधर्मी। इसमें आदमी क्या आता है अपने पास,
कि उभयधर्मी प्रोटोन कौन सा है, उभय प्रोटोनिक कौन सा है, एम्फीप्रोटोनिक, यानी जो अम्ल प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटोन ग्रहण करते हैं, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटोन ग्रहण करते हैं, जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटोन प्रदान करते हैं। वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जल एक क्या हो गया, उभय प्रोटोनी विलायक है। यानी दोनों में क्या हो रहा है, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटोन ग्रहण कर रहा है, प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटोन प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एसिटिक एसिड का, उभय प्रोटोनी है। ये भी कैसे, प्रबल क्षार की उपस्थिति में, ये OH है, प्रबल क्षार हमारे पास है, KOH को ले सकते हैं, ये एसिटिक एसिड है, की उपस्थिति में एसीटेट एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रबल अम्ल HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में इसका व्यवहार क्या है, क्षारीय हो जाता है। यानी यहाँ तो ये अम्लीय शो कर रहा है, यहाँ ये क्षारीय शो कर रहा है। कारण क्या था कि प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्या कर रहा है, ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, प्रबल अम्ल की उपस्थिति में ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। और आगे क्या बना रहे हैं, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार की एक स्थिति। कोई भी एसिड व उसका संयुग्मी क्षार अथवा कोई भी क्षार व उसका संयुग्मी अम्ल परस्पर एक प्रोटोन द्वारा संबंधित होते हैं। तो ये पहले हमने कह दिया था कि इसका कंसेप्ट किस पे था, प्रोटोन डोनर एक्सेप्टर के ऊपर निर्भर कर रहा है कंप्लीटली, जो हमने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था उसमें भी बताया था। अतः किसी अम्ल अथवा क्षार को प्रबलता क्या होती है, विलायक की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होती है। अतः एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में तो बहुत दुर्बल अम्ल है, जबकि द्रव अमोनिया में ये एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जिसमें एसिटिक अम्ल है हमारे पास एक ही है, उसके बाद हमने कहा जलीय विलयन में अगर इसको लें तो ये दुर्बल अम्ल की तरह क्रिया कर रहा है, और अगर हम इसको अमोनिया के साथ लें तो ये क्या कर रहा है, प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। क्योंकि H2O की तुलना में अमोनिया में प्रोटोन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। जो प्रोटोन ग्रहण करेगा उसकी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो उसके अनुसार उसका कैरेक्टर भी चेंज होता जाएगा। इसके बाद आता है प्रोटोन एफिनिटी। हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आपको ध्यान हो इससे पहले वीडियो में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे थे हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे थे। तो मान लीजिए ये B है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया था, और BE ये कर सकते थे, या B नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहाँ कह रहे थे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मैंने कहा था EA1 इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो क्या थे जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रथम थी। इसी प्रकार से यहाँ प्रोटोन एफिनिटी, यहाँ पे हम एडिशन किसका कराएंगे, प्रोटोन का एडिशन कराएंगे, प्रोटोन एफिनिटी कहलाएगी B+H आयन। यानी यहाँ प्रोटोन है ये, इसका एडिशन कराया तो क्या बना BH+। ये क्षार है और प्रोटोन के साथ क्रिया करके क्या बना है, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मित अम्ल का निर्माण करता है, प्लस मुक्त अणु निकलती है। तो प्रोटोन एफिनिटी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे X कोई गैसीय परमाणु हमारे पास है, उसके बाद इसमें H प्रोटोन के रिएक्शन करवाई या प्रोटोन उसको ऐड करवाया, तो क्या बना HX+ गैसीय। ये H आयन फिर प्रोटोन कराया, तो हम डेल्टा H1 - PaX यानी प्रोटोन एफिनिटी X आयन की को हम ज्ञात कर सकते हैं प्रोटोन बंधुता को। किसी क्षार के लिए प्रोटोन बंधुता का मान जितना उच्च होगा, उसकी क्षारकता का मान उतना ही उच्च होगा। अतः NH3H2OHF की अगर हम क्षारकता की गणना करें तो आप पाएंगे कि NH3 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन HF। तो क्षारकता की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में हुई, NH3 में, प्रोटोन बंधुता के मान के आधार पे। इसी प्रकार किसी अम्ल के ऋण आयन के लिए प्रोटोन बंधुता का मान जितना उच्च होगा, उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही कम होगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, CH4 NH3 H2HF। तो बाइनरी कंपाउंड दिए होंगे हाइड्राइडों की अम्लीय प्रबलता का अगर हम देखें तो HF की अम्लीय प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम H2O की, उससे कम NH3 की, उससे कम CH4 की। इसके बाद इस थ्योरी में भी कुछ कमियां रह गई। वो क्या था, जिसको हम लिमिटेशन के रूप में पढ़ सकते हैं। HCl व NH3 के अम्लीय व्यवहार, क्षारीय व्यवहार की तो व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। हमने कहा ये अम्ल है, ये क्षार, इसकी व्याख्या कर दी थी ब्रोंस्टेड ने, लेकिन ये सिद्धांत BF3 के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या करने में असमर्थ है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोन नहीं है हमारे पास, और ये किस पे था आधारित, प्रोटोन कंसेप्ट के ऊपर आधारित था। इसलिए BF3 में हम कर सकते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे, ये एक लिमिटेशन में आ गया। सेकेंडली था कि लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अप्रोटोनिक अजलीय विलायकों के संपन्न होने वाली अम्ल क्षार अभिक्रिया भी इस सिद्धांत के आधार पर नहीं समझाई गई थी। तो ये एक दो थ्योरी थी जो आपको एसिड और बेस के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसका नेक्स्ट अगला वीडियो अपन लेंगे जिसमें लक्स फ्लड थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।